गुजरात में लोकसभा चुनावों में जीत को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में आज करीब 1,500 लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई गई है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत सहकारी समिति के कई बड़े लोग भी शामिल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई अन्य विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां ममता दीदी के फैसले से इंडिया गठबंधन की दरार और चौड़ी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बीजेपी का किला और मजबूत होता जा रहा है। तस्वीरें गांधीनगर के कमलम ऑफिस की है, जहां आज 1500 से अधिक लोगों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। अलग अलग पार्टी से काम करते हुए पॉलिटिकल 1500 से ज्यादा लीडर्स बीजेपी में शामिल हुआ है। मऊधा के 5 टर्म जो MLA रहा था नटवर सिंह जी, उसका लड़का इंद्र विजय सिंह जी, वो भी 1 टर्म MLA था, उसने ज्वाइन किया है पार्टी। ऐसा जिला पंचायत का, तालुका पंचायत का, कांग्रेस का राजकीय स्तर पे काम करने वाला, आम आदमी पार्टी का राजकीय स्तर पे काम करने वाला, कुल मिला के 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी छोड़ के आज बीजेपी की, मोदी जी की जो गारंटी है उन पर विश्वास करके देश को विश्व की महासत्ता बनाने की स्वप्न के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। दरअसल गुजरात में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आज करीब 1,500 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्रजीत सिंह परमार का है। आपको बता दें कि इंद्रजीत सिंह परमार के पिता भी मध्य गुजरात से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम उत्तर गुजरात के सहकारी नेता विपुल पटेल का है, जो कांग्रेस के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। जे गैरंटी मोदी साहेब आपे तमाम कामों सरकार में पूर्ण थाय, लोकोनी अपेक्षा पूर्ण थाय अने तमे बधा ज आज दिन सुधी भले कोई पण पार्टी में काम कर्युं हशे के पार्टी खराब छे एवुं पण मारे कहेवुं नथी। हूँ कोई दिवस कोई पार्टीनी टीका करवामां मानतो पण नथी, परंतु तमने जયારે विश्वास थयो કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિચારધારા સાથે ચાલે છે, લોકોના હિતમાં કામ કરે છે, તમે બધા પણ લોકોના હિતમાં કામ કરવા માંગો છો, તમને પણ એવું મજબૂત માધ્યમ જોઈએ છે અને એટલા માટે તમે આજે અમારી સાથે જોડાયા છો। આપ સૌના વંદન સાથે હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़ चुके 3 पूर्व विधायक भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल 2019 और 2014 के चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए सारी सीटें जीत ली थी और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी। लिहाजा अब बीजेपी हर हाल में अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है। हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। जहां तक गुजरात का सवाल है, आपने 26/26 26 आउट ऑफ 26 यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और मुझे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि इस बार 2024 में भी गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देकर 26 आउट ऑफ 26 सीटों में विजयश्री हासिल कराएगी। यह भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश को एक सक्षम संगठन के रूप में कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं तक पहुंचने में अपना पूरा योगदान करेगा। मैं फिर से पाटिल साहब को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी को और हमारे पटेल साहब उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्य को रचा है। ऐसा है कि रणनीति पर्दे का विषय होता है, तो वह रणनीति हम तभी बताएंगे जिस दिन वो नीति हो जाएगी। गुजरात में बीजेपी की तैयारियों को देखकर एक बात तो साफ है कि पार्टी इस बार 26 में से 26 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि चुनाव से पहले पार्टी को संगठनात्मक तौर पर और मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ जहां गुजरात में 26 की 26 सीटों पर प्रचंड जीत करने के लिए बीजेपी की रणनीति बननी शुरू हो चुकी है, तो वहीं आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए अब बीजेपी के द्वारा आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो वडोदरा में 15 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर आदिवासी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी नेताओं से मिलने वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों के साथ साथ चुनावी रणनीति को लेकर भी मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी समाज के कार्यकर्ता पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए जो कुछ भी किया है उससे बहुत उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच में आए और सिर्फ उन्हीं के बीच में आए, आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठें। इसलिए हम लोगों ने 2 अधिवेशनों का योजना बनाया है। यह कार्यकर्ताओं का अधिवेशन होगा, कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा और कार्यकर्ताओं के लिए होगा। हम सुनना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को, आखिर उनकी दिमाग और दृष्टि में ये जो आदिवासी समाज की बेहतरी का भाव आया है, जो सेवा का भाव आया है, समाज के उस वर्ग के लिए जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती, उन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिए और ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। हम उनको समझना चाहते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर राजनीति करना चाहते हैं। वडोदरा में आदिवासी सम्मेलन के जरिए बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी में है, तो वहीं विश्व के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में ओबीसी समुदाय के नेता एकजुट हुए हैं। रघु देसाई और नवधन जी ठाकुर की अगुवाई में ओबीसी नेताओं ने सरकार के सामने 10 मुद्दों को लेकर अपनी मांगें रख दी हैं। ओबीसी नेताओं का कहना यह है कि वो लोकसभा चुनावों से पहले जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों के पास पहुंचेंगे और अपने मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करके अभियान को तेज करेंगे। અમે જે અંબાજીમાં આવતીકાલે કોશી પૂનમ માં અંબાનો અવતરણ દિવસ છે, એ દિવસે યજ્ઞ કરીને અહીંયાથી એક પ્રતિજ્ઞા લેવાના છીએ કે આવનારા સમયની અંદર જે અમારા 10 મુદ્દા છે, 10 મુદ્દાઓ પર જે કોઈ સરકાર અમારા પર ધ્યાન આપશે, અમારા મુદ્દાઓને બહાલી આપશે, એનું અમે સમર્થન કરીશું। અને સરકારને પણ ગાંધી ચિંતા માર્ગે એક ચેતવણી આપીએ છીએ કે જો તમે અમારી સમસ્યાઓ નહીં સાંભળો, અમારા મુદ્દાઓનું નિરાકરણ નહીં લાવો, તો ગાંધી ચિંતા માર્ગે ओबीसी समाज आगामी समय में उग्र आंदोलन करશે, એવી અમારી માંગણી છે। राहुल गांधी के पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं गुजरात में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के जरिए रोजगार दो न्याय दो मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत यूथ कांग्रेस के नेता गुजरात में रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरुस ने बताया है कि गुजरात में रोजगार दो न्याय दो आंदोलन को हरपाल सिंह के नेतृत्व में निकाला जाएगा। तो अब सरकार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जा रही है, तो जनता को बताना जरूरी है कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है पिछले 10 सालों में, और गुजरात में तो उससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है? रिपोर्ट कार्ड में यह लिखा है कि रोजगार देने में सरकार फेल, महंगाई कम करने में सरकार फेल है, महिला अत्याचार कम करने में या रोकने में सरकार फेल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा होता है, मार्केटिंग बजट होते हैं, लेकिन जब बेटियों पे शोषण होता है तो सरकार बृजभूषण के साथ खड़ी रहती है और बेटियों को न्याय मांगने के लिए सड़क पर सोना पड़ता है। क्या सिर्फ अडानी को आगे करने के लिए सरकार बनी गई है? क्या सिर्फ अडानी के अच्छे दिन आए हैं पिछले 10 साल में? ये बातें जनता को सरकार से पूछना चाहिए। आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इस मौके पर गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा विधानसभा की विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें लड़कियों के द्वारा सदन की पूरी कार्यवाही को किया गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष इसलिए है क्योंकि जब पूरा देश 24 जनवरी को बालिका दिवस के तौर पर मना रहा है, तो गुजरात में बेटियों के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गया।
बालिका दिवस पर आयोजित इस सत्र को तेजस्विनी विधानसभा का नाम दिया गया था, जिसमें गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया भी मौजूद थी। तेजस्विनी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बालिकाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों जैसे शिशु जन्म शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण और सुरक्षा नेतृत्व विकास पर चर्चा की गई। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व के लिए महिला आरक्षण संबंधी विधेयक भी प्रस्तुत किया गया और तेजस्विनी द्वारा इस विधेयक पर स्वस्थ चर्चा की गई। माननीय मंत्री श्री, माननीय अध्यक्ष श्री, હું આપના માધ્યમથી માનનીય સભ્યશ્રીને જણાવવા માંગુ છું કે આ યોજના હેઠળ સમાજમાં દીકરીઓના જન્મદરમાં વધારો કરવા, દીકરીઓની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિને મજબૂત કરવા, શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવા અને બાળ લગ્ન પ્રથા અટકાવવા તેમજ સમાજમાં સ્ત્રીઓના સ્થાનને મજબૂત કરવા। तेजस्विनी विधानसभा में श्री जालपा अघेरा ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और श्री मुक्तानाथ बाबा ने मुख्यमंत्री के तौर पर सदन की अध्यक्षता की। नवी पेढ़ी ने ते बाबतनी पण जागृत करवामां आवे तो कुल मिलावीने आवनारा समयनी अंदर महिलाओं पोते आगळ आवी शके ते माटेनुं देशना प्रधानमंत्रीश्रीनुं महिला सशक्तिकरणनुं जे काम छे तेने आगळ लई जवा माटेनुं काम महिला अने बाळ विकास विभागना माध्यमथी आज गुजरात विधानसभामां करवामां आव्युं। राज्यना मुख्यमंत्रीश्री पण आ बालिकाओने प्रोत्साहित करवा माटे प्रत्यक्ष रीते हाजर रह्या, जेथी करीने आजे अनेक बाबतो जूनी जे हती अने तेजस्विनी विधानसभामां आपणी जे अमदावाद समरस छात्रालय छे ए छात्रालयनी विद्यार्थिनीओ તેમજ અમારી જે બાલિકા પંચાયત છે એ બાલિકા પંચાયતની સમગ્ર ગુજરાતમાંથી એ દીકરીઓ તેમજ કિશોરીઓ અને ગાંધીનગરની દીકરીઓ આમ કુલ 182 દીકરીઓ અહીંયા પાર્ટિસિપેટ થઈ હતી અને ખૂબ સરસ રીતે દીકરીઓએ આ વિધાનસભામાં ભાગ લીધો હતો। वहीं पीएम मोदी ने भी बालिका दिवस के मौके पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को नमन किया। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। कल हमने आपको जूनागढ़ में पुलिस के द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई की खबर दिखाई थी। अब इसी घटना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएसआई मुकेश मकवाणा द्वारा जिस युवक की पिटाई की गई थी उसकी मौत हो गई है। युवक की मौत हुई है हार्ट अटैक की वजह से। इलाज के दौरान ये मौत हुई है। मृतक शख्स का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक पिटाई के बाद मृतक शख्स के ब्लड में क्लॉटिंग हो गई थी और उसी के चलते उसे हार्ट अटैक आ गया। वहीं पुलिस ने पीएसआई मुकेश एम मकवाणा पर धारा 307 और 331 के तहत मामला दर्ज करने के बाद अब हत्या की कोशिश के लिए धारा 302 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों के मुताबिक इस घटना के महीने की शुरुआती दिनों में इसकी शुरुआत हुई, जब एक शख्स की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक को रिमांड पर ले लिया और रिमांड के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। गुजरात में 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ से हैं, जहां इस बार गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल 26 जनवरी को झंडारोहण करेंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25 तारीख को जूनागढ़ पहुंचेंगे, जहां वो 25 जनवरी को शाम 4 बजे एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप पुलिस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं, जो 26 जनवरी के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। 2 दिन के बाद कर्तव्य पथ पर सैन्य ताकत के साथ देश की कला और संस्कृति की झलकियां भी नजर आएंगी। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल होंगी। इनमें 25 झांकियां अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न मंत्रालयों की होंगी। कर्तव्य पथ पर उतरने से पहले कैसी दिखती हैं ये झांकियां, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 2 दिन बाद जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां उतरेंगी तो लोग इनकी खूबसूरती को निहारते रह जाएंगे। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। कर्तव्य पथ पे निकलने वाली झांकियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। समय मौजूद है दिल्ली कैंट में, जहां साफ देखा जा सकता है जो अलग अलग राज्यों की झांकियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय सेना है उसकी झांकी यहाँ पे तैयार हो रही है। इस बार जो है वो 25 झांकियाँ जो है राज्यों की निकलेंगी। 4
झांकियां जो है वो हमारी फोर्सेस की निकलेंगी, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो। उसके अलावा DRDO की झांकी को भी जो है इस बार 2 झांकियां हमें देखने को मिलेंगी। तैयारियां अपने जोरों शोरों में चल रही है। धारा 370 हटने के बाद लद्दाख अपनी एक नई पहचान बना रहा है और इस नई पहचान को लेके इस बार लद्दाख की झांकी जो है वो कर्तव्य पथ पे उतरेगी। लद्दाख में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, लद्दाख में क्या रहन सहन है, वहाँ की महिलाओं का जो है क्या परिवेश होता है, क्या परिधान होता है, इसको दिखाते हुए लद्दाख की झांकी जो है कर्तव्य पथ पे अपना शौर्य दिखाएगी। परेड के दौरान राजस्थान से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और अरुणाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की झांकियां लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचेगी यूपी की झांकी, जिसे राम मंदिर के साथ यूपी के विकास की थीम पर तैयार किया गया है। यानी इन झांकियों के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कला और संस्कृति की झलक नजर आने वाली है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, दूसरी तरफ सुंदर मेघालय की झांकी जो अपना प्रकृति है, प्रकृति की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है उसको इन झांकियों में बखूबी दिखाता है। कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। इसके अलावा देश की सैन्य ताकत और आधुनिक भारत की झलक भी झांकियों के जरिए लोगों के सामने पेश की जाएगी। चाहे DRDO की झांकी में मेक इन इंडिया हथियारों की बात हो या फिर डिजिटल इंडिया की बात हो। राज्यों की झांकी के साथ साथ हमें डिजिटल इंडिया की झांकी और DRDO की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगी। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत जो तरक्की की है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो टेक सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रोबोट के माध्यम से सर्जरी करना हो, इस सभी विकास कार्य को इस बार डिजिटल इंडिया की झांकी में दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो DRDO की उपलब्धियां हैं, चाहे वो नौसेना के लिए हो, भारतीय थल सेना के लिए हो, वायुसेना के लिए हो, DRDO जो परीक्षण करता है उनकी झलक भी, उन सफल परीक्षण की झलक भी इस बार हमें रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। सबसे पहले नेवी और एयरफोर्स जैसी सर्विसेज की झांकियां होंगी। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां आएंगी, जो भारत की आन बान शान को हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के सामने पेश करेंगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।